नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। हिंदी में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो भिलाई से पहली खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने किया है प्रशासनिक भवन का शुभारंभ। जहां सीएम बघेल ने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया है। 1 करोड़ 7 लाख की लागत से बने मांगलिक भवन का ये लोकार्पण किया गया है। तो अमृत मिशन की योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है सीएम बघेल की तरफ से। तो ये खबर हम आपको भिलाई से बता रहे हैं, जहां 1 करोड़ 7 लाख की लागत से बने मांगलिक भवन का लोकार्पण किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। अमृत मिशन की योजनाओं का भी इस दौरान लोकार्पण किया है उन्होंने। तो हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया इस दौरान। सीएम बघेल ने प्रशासनिक भवन का यह शुभारंभ किया है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ भिलाई की। बताना फोटो में भी होगा। इनका ऊपर देखिए। की हालत में कई दिनों की कोई प्रकार के कोई कमी नहीं आना, लेकिन फिर भी कुछ बात को मैं कह देता हूँ। हॉस्पिटल 100 बेड के मांगे हैं। अब वो 100 बेड के हॉस्पिटल बनाओ स्वीकृत करो बनी तो कर बने के बाद बिल्डिंग बने के बाद फिर डॉक्टर बनाई टाइम लगी। लेकिन मैं यूं बात कहना चाहता हूँ, भिलाई नगर निगम बने रही से, लेकिन उकर CSC किसी भी तरीके से चालू तो कहा के 100 बेड के बाद में बनी। मैं अभी ये जो सामुदायिक BSP के भवन है और वहाँ 30 बिस्तर अस्पताल के तत्काल शुरू करे की घोषणा करा था। बाद में कर फिर विस्तार करके हम खुद की जब बिल्डिंग बनी तो फिर वो 100 बिस्तर भी आगे बढ़ावो। पूरी प्रकार से आउटडोर स्टेडियम अब वो तो बना ही PWD विभाग है। मला मांगा था तो मैं थोड़ा जिम्मेदारी दे ठीक है नहीं। अब ओकरे विभाग बनाना है। वैसे उद्यान निर्माण वगैरह है, टेकरोवर भी 50 लाख, तालाब के विकास करे पर भी 1 करोड़ के और खेल मैदान पर भी तत्कालिक रूप से 50 लाख रुपए घोषणा। और साथ ही यूं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के विकास पर अभी फिर से बैठवो और उसके बाद जेन भी राशि का आवश्यकता पड़ी और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए रिसाली के जनता के इच्छा के अनुरूप यहाँ के बहुत बढ़िया विकास भी कर के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं नगर पालिक निगम विशिष्ट सतीश बौद्ध लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। इस वक्त जब लोकार्पण किया गया फोन लाइन पर सतीश बौद्ध जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपको बता दूं, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई शहर में पहुंचकर नए नगर निगम विशाली नगर निगम का नए भवन का लोकार्पण किया जी। ये जो नए नगर निगम की घोषणा 1 साल पहले भूपेश बघेल ने की थी, आज उसे मूर्त रूप दिया है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कई और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जैसे और है टैंक, जो पानी की समस्या थी, पानी के लिए आप लोगों को यहाँ विशाली और भिलाई वासियों को पानी की जो समस्या थी वो दूर होगी, उसका भी आज लोकार्पण हुआ है। साथ ही कई जो हितग्राही थे जिनके पास शासकीय भूमि पे कब्जा था, उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा था, जिसका आज उन्हें भी पट्टा दिया गया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अमृत मिशन की योजनाओं का भी लोकार्पण किया। भिलाई से खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासनिक भवन का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। और खबर रायपुर से, जहां विधानसभा भवन में मनाए गए स्वामी विवेकानंद की जयंती। बता दें, कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद रही हैं। तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने को लेकर यहां चर्चा भी हुई है। बता दें, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसको लेकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उनके आदर्शों पर चलने को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद रहीं। तमाम गणमान्य भी इस दौरान उनके साथ रहे।
आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ और उनके प्रति मैं नमन करती हूँ। ये हम सब लोगों के लिए और युवा वर्ग के लिए विशेष तौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने देश के नौजवानों को जो संदेश दिया था कि देश को अगर कोई शक्तिशाली बना सकता है तो वो युवा पीढ़ी ही बना सकती है। और पूरे देश में आज उनकी जयंती मनाई जाती है और सब लोग उनकी प्रेरणा लेकर हमारे युवा वर्ग आज राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। आज मैं उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। और भोपाल से खबर है जहां युवा दिवस पर सीएम शिवराज का संबोधन किया गया। बता दें यहां पर सीएम शिवराज ने संबोधन किया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर उन्होंने प्रकाश भी डाला, साथ ही साथ युवाओं से स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चलने की अपील भी की है उन्होंने। तो आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में सीएम शिवराज सिंह का संबोधन सामने आया, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चलने की युवाओं से अपील की है। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से युवा दिवस पर सीएम शिवराज का संबोधन सुनने को मिला। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं से स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। और स्वामी जी कहते थे, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्मदिन है और स्वामी जी कहते थे, विशेषकर युवाओं से कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। संवाददाता ज्ञानेंद्र द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे सीएम शिवराज का संबोधन सुनने को मिला युवा दिवस पर और क्या कुछ खास रहा उनके संबोधन में। मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस मौजूद रहे। जी, इस बीच उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया है और अपील भी की है। क्या कुछ वो संदेश रहे हैं? स्वामी जी युवाओं को से ये कहते थे कि तुम 3.5 हाथ हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर का अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए ज्ञानेंद्र। और खबर भोपाल से ही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की है। बता दें, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। तो बैठक में गृह मंत्री ने फसलों की जानकारी भी दी है। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। तो भूमिहीन, श्रमिक, सीमांत किसान और छोटे किसानों को इससे लाभ होगा। तो इस बैठक में गृह मंत्री ने फसलों को लेकर जानकारी दी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण को लेकर यहां जानकारी दी। भूमिहीन, श्रमिक, सीमांत किसान और छोटे किसानों को लाभ होगा। गृह मंत्री ने
बैठक में फसलों को लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो योजनाएं हैं उनसे किसानों को लाभ होगा। साथियों, मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 आज कैबिनेट में पास हुआ। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम 2020 भी लागू किया जा चुका है। आज जो मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 लागू किया गया, इसमें 3 प्रकार के लोग लाभार्थी होंगे। पहला भूमिहीन कृषि श्रमिक, दूसरा सीमांत किसान और तीसरा छोटे किसान। भूमिहीन कृषि में जिसके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है तथा वह मजदूर के रूप में कृषि कार्य करता है। सीमांत किसान में लिया है जिसके पास आधा एकड़, आधा हेक्टेयर या सिंचित 1 हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है। छोटे किसान को हमने लिया है जिसके पास आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है और वह स्वयं खेती करता है। यह 3 लोगों का लाभ होगा। ऋण मुक्ति अवधि 15 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक जो इलीगल अवैध साहूकारी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उन पर लागू होगा। जो वैध हैं, जिन साहूकारों के पास लाइसेंस है, वो विधिवत रूप से अपना ये काम ब्याज वाला चालू कर सकते हैं। इलीगल जो साहूकार हैं उन पर ही ये चीज लागू होगी। संवाददाता ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस बैठक की खासियत के बारे में जानिए। क्या क्या फैसले लिए गए? किसानों के लिए लाभ तो बताया, लेकिन कौन कौन सी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचेगा? ज्ञानेंद्र की बैठक के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। भूमिहीन कृषक, सीमांत किसान और छोटे किसानों को इस योजना से लाभान्वित होंगे। केंद्र परिवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना में 500 करोड़ के प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रावधान किया गया है और शुरुआत में 5 लाख लोगों को लाभ होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बैठक की है, जहां उन्होंने किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचेगा वो उनके बारे में तमाम वो जानकारी दी है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बैठक हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल थोड़ी देर में करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। तो किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी की गृह मंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी यहां मौजूद रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत वरिष्ठ नेता भी यहां मौजूद रहेंगे। और कुछ ही देर में गृह मंत्री के ऑफिस नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक होने जा रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ इनके साथ कई और भी गणमान्य मौजूद रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बता दें, किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी चर्चा करेंगे इस बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हमारी सहयोगी पूजा यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि सीएम मनोहर लाल गृह मंत्री अमित शाह से किसान आंदोलन पर चर्चा करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, रोक लगा दी गई। तो इस पर पूजा क्या जानकारी है? देखिए कोमल, कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1.5 महीने से किसान बैठा हुआ है। ऐसे में हरियाणा सरकार की मुश्किलें जब बढ़ी तो इस वक्त फिलहाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से बेहद दिलचस्पी दिखाई किसानों की मांगों को लेकर और उनकी बातों को लेकर, जिसके बाद से लगातार उनकी तरफ से कोशिश भी होती रही कि किसानों को किसी तरीके से मना लिया जाए। लेकिन आज अमित शाह के साथ में बैठक होने जा रही है। आपको याद होगा करनाल में जो हुआ उसके बाद से खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उनके साथ में जो वादा खिलाफी हुई है
वो नहीं होना चाहिए था, और किसानों से वो तो बातचीत करने को तैयार थे, और वो महापंचायत थी ही इसलिए। कि दूसरी बात, इस बैठक का जो सबसे बड़ा खास मकसद है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की लगातार चर्चाएं होती रही कि सरकार में खटपट चल रही है। तो आज अमित शाह के साथ में जब मुलाकात होगी तो कई पहलुओं को लेकर चर्चा होने जा रही है। पहला, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि हरियाणा का जो इस वक्त जनता है, जो उसका अपना भाव है, जो उसकी भावना है, वो किसान आंदोलन के प्रति बहुत स्ट्रांग है। तो एक तो सरकार को वहां पर यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में ये बात करनी है कि वहां जो इस वक्त माहौल है उसको किस तरीके से अब आगे डील किया जाए, यानी क्या सिचुएशन अब जो इस वक्त हरियाणा में बनी है उसको मेंटेन किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। दूसरी बात ये कि जो खटपट की खबरें लगातार चल रही हैं, उन खटपट की खबरों को दूर किया जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ में, कई कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ में, यहाँ तक कि जेजेपी के कई विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि अंदर खाने की खबर ये तमाम लगातार आ रही थी कि नाराजगी है, खटपट है। तो ऐसे में कुल मिलाकर भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके की तमाम अटकलें बीच में है उनको दूर किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पूजा। और खबर जयपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने बैठक की है। तो बता दें, बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2023 में सरकार बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनाने पर यहां चर्चा हुई है। बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो 2023 में सरकार बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, जहां वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनाने को लेकर चर्चा की गई है। जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने बैठक की, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2023 में सरकार बनाने को लेकर इस बैठक में खास चर्चा की गई है। मैं तो 9 वर्ष पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कोटपुतली की धरा पर आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। आज राजस्थान के प्रत्येक गांव और ढाणी शहर, कस्बे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा राजे समर्थक राजनीति की चर्चा प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच एक संगठन नहीं, एक परिवार है, जिसका उद्देश्य स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की राष्ट्रीय भावना और समर्पण की विचारधारा को पहुंचाना है। मैं राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अंदर और मेरे आयुष नर्सेज संगठन के प्रदेश का प्रतिनिधित्व 27 साल से लगातार करते हुए अनेक अवसरों पर हम भारतीय जनता पार्टी के और अन्य नेताओं से मिले। हमारी एक आस्था है, एक निष्ठा है, और वसुंधरा जी का मैं फॉलोअर्स होने की वजह से, समर्थक और प्रशंसक होने की वजह से हमने दिसंबर माह में बैठकर ये फैसला किया, क्यों नहीं हम समर्थक, फॉलोअर्स और प्रशंसक एक मंच पर आकर रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए आने वाले आम चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से रिकॉर्ड सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्यों देखना चाहते हैं? हो सकता है कि भाजपा के आला कमान किसी और को नियुक्त कर दें, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सर्वमान्य और प्रभावशाली और यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी 2 बार रही हैं, और जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों से, चाहे वो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, गरीब है, पिछड़ा है, हर किसी के हितों को लेकर आज उनके हजारों नहीं लाखों समर्थक एक जगह हो। खरगोन से खबर, जहां वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन तैयार है। 16 जनवरी से जिले में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बता दें, सीएमएचओ कार्यालय के प्रशिक्षण में केंद्र में ये प्रशिक्षण हुआ है। तो प्रशिक्षण में जिला कलेक्टर के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के दौरान 6 सत्र स्थलों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। तो बता दें, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां वैक्सीनेशन को लेकर ये निर्देश भी, और साथ ही साथ इस दौरान 6 सत्र स्थलों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। तो एमपी के खरगोन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 16 जनवरी से जिले में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए है, और इसकी आज जैसे कि अभी आपको पता है कि कल ही मतलब इसकी घोषणा हुई है 16 जनवरी। तो इसकी तैयारी के लिए कि हमारी सभी ट्रेनिंग्स स्टेट लेवल पे भी कल हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं और रोज़ हो रही हैं,
और बाकी सभी की भी ट्रेनिंग हुई है और आज इसलिए ट्रेनिंग ली जा रही है कि सभी को एक साथ बुला के हम इनको हर अलग अलग कैटेगरी में सबको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ताकि हमारा जो कोवैक्सीन है ये मतलब टीकाकरण का वो सफल हो सके। और इनको अभी जो हमारे को पोर्टल में एंट्री करनी है तो डाटा एंट्री है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टाफ नर्सेस हैं जो उनको टीका लगाने के बारे में बताया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं उनको मतलब AEFI के बारे में बताना है, कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, प्लान बनाना है हमें, तो वो व्यवस्था करें। खबर धनबाद से है जहां सफाई कर्मियों ने धरना दिया है। बता दें नगर पंचायत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया है तो वेतन न मिलने से परेशान है ये कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है सफाई कर्मियों की तरफ से। तो झारखंड के धनबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सफाई कर्मियों ने धरना दिया है। नगर पंचायत के ये कर्मी हैं जिनको वेतन नहीं मिला, जिस पर इन्होंने धरना दिया। में नहीं है, ये लोग का इशू है कि पेमेंट 2 महीना का हमने पायनियर को पेमेंट किया, अभी तक पायनियर कंपनी का पेमेंट अभी लेबर को मिला नहीं। इसी संदर्भ में ये लोग कल से गाड़ी खड़ा कर दिए और ये स्वाभाविक है कि कर्मी को पैसा नहीं मिलेगा तो खड़ा करेंगे, लेकिन कंपनी का कहना ये है कि मेरा बैंक में जो पैसा डाले थे वो बैंक। और खबर धनबाद से है जहां स्वयं सेवकों ने किया विधायक आवास का घेराव। बता दें प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने को लेकर यह धरना किया गया। 2016-17 में हुई थी 18,000 स्वयं सेवकों की भर्ती, तो मांगे पूरी न होने के चलते आत्मदाह करने की धमकी भी दी गई है। भुगतान न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन स्वयं सेवकों को। तो 2016-17 में 18,000 स्वयं सेवकों की भर्ती हुई थी। बता दें ये खबर जहां मांगे पूरी न होने पर स्वयं सेवकों ने आत्मदाह की धमकी दी। विधायक के आवास का इसके अलावा यहां घेराव किया है इन स्वयं सेवकों ने, जहां प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने पर परेशान है ये स्वयं सेवक। इन्होंने धमकी दी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आत्मदाह करेंगे। सुपौल में स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों को लेकर आए दिन यूं ही नहीं चर्चा में बने रहते। इनके कर्मी ही हमेशा इन्हें सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। ताजा मामला त्रिवेणीगंज अस्पताल का है, जहां निरीक्षण करने पहुंचे सुपौल के सिविल सर्जन कृष्ण मोहन प्रसाद के अचानक ही बोल पड़े कि डॉक्टर पैदा करना हमारा काम नहीं है, पूरे विभाग में इसकी कमी है। दरअसल अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में लाखों रुपए की डेंटल मशीन एक कमरे में खुले पड़े हैं। इसके देखरेख करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिले में बड़े अनुमंडल में पहले पायदान पर खड़े इस अस्पताल में डेंटल विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ स्टाफ लोगों के बीच में, डॉक्टर लोगों के बीच में वैसा कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा है और उसी को सोच रहे हैं फ्रीक्वेंटली यहाँ आने का और आ करके बीच बीच में 1, 2, 4 आइटम उठा करके सबको रेगुलराइज करना।